दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। दोस्तों इस अध्याय में आप निर्धनता या गरीबी के बारे में जानेंगे। निर्धनता क्या है, इसके कारण क्या हैं और सरकार द्वारा इसके निवारण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। अवलोकन या इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। इसमें हम निर्धनता के बारे में जानेंगे जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक महत्वपूर्ण या कठिन चुनौती है, और उदाहरणों के द्वारा हम इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के बाद इसमें ये जानेंगे कि सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की जो है क्या बातें की गई हैं, और भारत और विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को किस प्रकार समझा जा सकता है, निर्धनता निवारण के कौन कौन से उपाय हैं, और निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके जो है किस प्रकार समझा जा सकता है। दोस्तों आपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण देखे होंगे, आप अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आए होंगे जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि वे निर्धन हैं यानी गरीब हैं। उसमें कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, चाहे वो गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, निर्माण स्थल में या कहीं पर कोई काम हो रहा हो, कोई निर्माण हो रहा है, वहाँ पे दैनिक वेतनभोगी यानी दैनिक वेतन पाने वाले मजदूर या श्रमिक भी हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले जो हैं वो बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं, और हम अपने चारों ओर इन विभिन्न रूपों में निर्धनता या गरीबी को देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ ये है कि वर्ष 2011 बारे में यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जी रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुनिया में सर्वाधिक गरीबों का संकेंद्रण भारत में है, और ये हमारे लिए या हमारे देश के लिए जो नीति निर्माता हैं उनके लिए जो है बहुत ही बड़ी, कठिन और विकट चुनौती है, और ये इसकी गंभीरता को दर्शाता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों की। पहले बारे में हम चर्चा करेंगे शहरी निर्धनता के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 33 वर्षीय रामसरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 1500 रुपये बहुत अधिक नहीं होते हैं 6 लोगों के जो है जीवन आपूर्ति के लिए या जीवन यापन के लिए। उसमें उसकी पत्नी है, 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं, और वो उसे रामगढ़ के समीप क्या है कि गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी कुछ पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक कमरे में रहता है। ये ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊं झोपड़ी है। उसकी पत्नी जो संता देवी है कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है और 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहते हैं। जूते पहनना विलासिता है, और छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ग्रामीण निर्धनता, हमने शहरी निर्धनता के बारे में जान लिया। अब जो ग्रामीण निर्धनता है या गांव की गरीबी है उसके बारे में जानते हैं। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम नियमित रूप पे नहीं होता है और आय भी उतनी नहीं होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये मिलता है।
लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता है और लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में गुजार देती हैं और उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 साल पहले उनकी मृत्यु भी हो गई है और उसकी मां अब भी उसी बीमारी से ग्रसित है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा और नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। तो निर्धनता के जो हमने दोनों मुद्दे गढ़े हैं या पढ़े हैं, उनमें से क्या है, कुछ मुद्दों पर चर्चा करें। एक है भूमिहीनता, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा परिवार का आकार, चौथा है निरक्षरता, पांचवा है खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, पांचवा है बाल श्रम और छठा है असहायता। तो स्थिति ये है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्धनता जो है इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है जिन मुद्दों के बारे में हमने बात की। दोस्तों, ऊपर जो दोनों उदाहरण हमने पढ़े हैं वो निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो अपना इलाज नहीं करवा पाता। और निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई की सुविधाओं का अभाव भी है। उसका अर्थ ये होता है नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता का स्तर का अभाव। स्थिति ये होती है कि क्या हो जाता है कि निर्धन ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेत, कारखाने, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार भी होता है और कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहता। आपने अक्सर जो है रिक्शे वालों को किसी भद्रजन से पिटते हुए देखा होगा। कभी कोई गरीब आदमी है जा रहा हो तो लोग उसको मार देते हैं या उसकी पिटाई कर देते हैं। दोस्तों, अपने करोड़ों लोगों का दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ से सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, ये तो हो गया सामान्य रूप से हमने जाना कि निर्धनता क्या है। तो निर्धनता खाने पीने की चीज़ें, रहने का अभाव, पहनने, खाने पहनने और पीने, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, स्वास्थ्य, इन सब का अभाव निर्धनता है। लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक या सोशल साइंटिस्ट जो हैं उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है? तो निर्धनता के अनेक पहलू हैं। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं और ऐसे सूचक वो होते हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित होते हैं। लेकिन अब निर्धनता का निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि अनेक सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। और सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन क्या है? दोस्तों, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाता है कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे स्वास्थ्य वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरों निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। और इसमें यह है कि सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित या अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है और इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय बहुत कम नहीं करता बल्कि इससे कहीं और अधिक क्षति पहुंचाता है। अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन के अलावा दूसरी चीज़ है असुरक्षा। दोस्तों, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना बताता है। तो असुरक्षा का भाव ये है कि व्यक्ति को ये लगने लगता है कि किसी अक्षमता के कारण वो निर्धन हो सकता है।
असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो जब कोई बाढ़, भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना का निरूपण ये असुरक्षा या इनसिक्योरिटी कहलाता है। निर्धनता रेखा क्या है? पावर्टी लाइन। दोस्तों, निर्धनता पे चर्चा के दौरान सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर पर किसी न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न हैं, इसलिए काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, यानी निर्धनता रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके नीचे या उसके न्यूनतम स्तर प्राप्त व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। और उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है और इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। तो हमारे यहाँ जो निर्धनता का आकलन है वो वांछित या जो हमारे लिए आवश्यक कैलोरी आवश्यकता है उस पे आधारित है। जैसे अनाज, दाल, सब्जियाँ, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर एक आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं और आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति के आधार पर लोगों की कैलोरी की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर यदि देखा जाए तो वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। तो ये जो हमारा आकलन है ये हमारे देश के आधार पे है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। और जो हमारा आकलन है 5 सदस्यों का परिवार उस समय निर्धनता रेखा के नीचे रहेगा जब उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। ये 2011-12 का आकलन था, लेकिन स्थिति ये है कि जब 4080 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, उस समय 5000 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यकता थी। दोस्तों, ये सर्वेक्षण जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। फिर भी विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक प्रयोग करते हैं। जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर जो है मानक बनाया गया है। निर्धनता का अनुमान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश से निर्धनता के उन्मूलन के लिए उसका अनुमान या माप करना जरूरी है। भारत में निर्धनता अनुपात में 1993-94 में लगभग 45% से 2004-5 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 21.9% पर आ गया और यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में जो है निर्धनता 21.9% से भी नीचे आ जाएगी। लेकिन स्थिति ये है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत
पिछले दशकों में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या जो है 407.1 मिलियन से गिरकर 269.3 मिलियन और 2011-12 में जो है ये गिरावट 2.2% प्रतिवर्ष के हिसाब से हुई है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से भारत में निर्धनता का अनुमान दर्शाया गया है। ये योजना आयोग 2014 का आकलन है जो कि अब इस समय के हिसाब से पुराना हो गया है। इसमें दोस्तों असुरक्षित समूह कौन से होते हैं? निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। और इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। और ये जो हैं असुरक्षित समूह माने जाते हैं। ऐसे लोगों में जो है गरीबी की या आय की जो है निश्चितता नहीं होती है और ये जो है उनके लिए एक प्रकार से निर्धनता का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर देखिए मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बेटे को विद्यालय कैसे भेजूंगा, एक व्यक्ति की सामान्य समस्या है। दोस्तों 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी समूहों जैसे अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार इनके जो है निर्धनता में कमी आई है। इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसलिए महिलाएं, शिशु, विशेषकर बच्चियां और वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। यहाँ पर एक कहानी देखते हैं, शिवरमन की कहानी। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन मोची जाति का है। अब वह 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता है तो उस काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे केवल 25 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार हैं। प्रतिदिन के कामों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस के बाहर की बात है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है और शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद पाता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ अंतर्राज्यीय समस्याएं भी हैं। भारत में निर्धनता का एक दूसरा पहलू है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। और देखिए शुरू में जो निर्धनता थी उसमें कमी तो हुई है, लेकिन समस्या ये है कि सभी राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं। जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से भी ज़्यादा है और बिहार और उड़ीसा में तो निर्धनता बहुत अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। और इसकी तुलना में यदि केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो निर्धनता में गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं और केरल ने मानव संसाधन के विकास पर अधिक बल दिया है। शिक्षा पर अधिक विकास पर बल देकर उन्होंने निर्धनता में कमी लाने का प्रयास किया है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। तो विकासशील देशों में अत्यधिक आर्थिक निर्धनता है और
विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.25 यानी $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करने लोगों का अनुपात जो है 1990 के 43% से गिरकर 2008 में 22% तो हो गया है। इससे ये पता लगता है कि वैश्विक निर्धनता में गिरावट आ रही है। लेकिन दोस्तों दक्षिण एशिया के देशों में ये निर्धनता में गिरावट इतनी तेज नहीं आई है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है, लेकिन भारत सहित जो दक्षिण एशिया के देश हैं वहाँ पर निर्धनता में कमी नहीं आई है बहुत ज़्यादा। और विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता जो है राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। यहाँ पर देखिए भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात, जिसमें बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हैं ये निर्धनता में टॉप पर हैं। दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न देशों में निर्धनता में रहने वाले लोगों के जो है स्थिति में सुधार के लिए, उनकी स्थिति के आकलन के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसमें 1.25 प्रतिदिन से डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को 2015 तक वर्ष 2090 के स्तर के आधे पर ले जाने की बात की गई है। लेकिन कहाँ तक इसमें सफलता मिल सकती है ये आगे के परिदृश्य पर निर्भर करेगा। देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि जो सब सहारा क्षेत्र के जो देश हैं हमारे, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश हैं, यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन बहुत कम जो है कमाई पर या बहुत कम आय पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इसी प्रकार यहाँ विश्व विकास सूचना 2012 विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देखिए यहाँ पर कितने मिलियन लोग हैं, और वर्ष में यहाँ पर देखिए एक प्रकार से सब सहारा क्षेत्र में, सब सहारा अफ्रीका में सर्वाधिक, उसके बाद दक्षिण एशिया में, फिर दक्षिण पूर्व एशिया में, और उसके बाद यहाँ पर चीन का नंबर आता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण कि निर्धनता के कारण क्या हैं। भारत में व्यापक निर्धनता का कोई एक कारण नहीं है। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा, और औपनिवेशिक शासन की जो नीतियां रहीं वो ऐसी रहीं कि उन्होंने भारत में निर्धनता लाने में योगदान दिया। इसके अलावा जो है पारंपरिक हस्तशिल्पकारी और जो पारंपरिक उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया गया। साथ ही जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई, और स्थिति ये रही कि प्रति व्यक्ति आय की दर बहुत जो है कम कर दिया, जिससे आर्थिक प्रगति को बढ़ावा नहीं मिल पाया। जनसंख्या नियंत्रण दोनों ही मोर्चों पर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा नहीं मिला, और जनसंख्या नियंत्रण पर विफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि में रोजगार के अनेक अवसर आए, लेकिन इसका जो प्रभाव रहा भारत के सभी राज्यों पर नहीं अच्छा पड़ा, केवल कुछ ही क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। और उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय की असमानता रही है। इसका कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण रहा है। तो निर्धनता का कोई एक पहलू या एक कारण रही रहा है, इसके अनेक कारण रहे हैं। और जो है कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास बचत होती है, लेकिन कुछ परिवार कठिनाई से ही बचत कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए 2 टाइम का या 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने में ही पूरा समय लग जाता है। और इस चक्कर में कुछ लोग आगे दवा या शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं या कर्ज में चले जाते हैं। निर्धनता रोधी उपाय क्या हैं? दोस्तों निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, और सरकार की वर्तमान निर्धनता रोधी रणनीति 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक कारक तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। 1980 के दशक तक आरंभ हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई थी। लेकिन बाद में जो प्रयास किए गए उसमें आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक संबंध है। आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि जो है अवसरों को व्यापक बनाती है, मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है, शिक्षा में निवेश से अधिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर भी ये संभव है कि आर्थिक विकास में सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। तो
जो है लक्षित निर्धनता रोधी कार्यक्रम जो है उनकी आवश्यकता अधिक है। भारत में कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई जिसमें एक महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित रखने के लिए हर घर से मजदूरी रोजगार को कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है और इसमें कुछ ऐसे कार्यक्रम अपनाए गए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित किया गया है। राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना की बात की गई है। इसमें क्या है कि 15 दिन के अंदर यदि जो है रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है तो वो दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है जो कि 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सारी योजनाएं गरीबी को लक्षित करके उसको दूर करने के लिए चलाई गई। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है और ये भी जो है गरीब परिवार को अन्न और उनको कुछ विशेष सुविधाओं की बात करती है ताकि उनकी निर्धनता को कम या समाप्त किया जा सके। इन कार्यक्रमों के दूरगामी परिणाम हुए हैं, मिले जुले परिणाम हुए हैं, कुछ कम प्रभावी हुए हैं इसलिए क्योंकि उनका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से नहीं हो पाया और कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं और अच्छी नीयत के बावजूद योजनाओं के लाभ जो हैं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको नहीं मिल पाया। भावी चुनौतियां क्या हैं निर्धनता उन्मूलन में? दोस्तों भारत में निर्धनता के उन्मूलन में यद्यपि गिरावट आई है लेकिन निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती है और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं और आशा ये की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। इसके लिए उच्च आर्थिक समृद्धि, सभी लोगों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या विकास में गिरावट और महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सशक्तिकरण किया जा रहा है। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उसके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। तो कुल मिलाकर समस्या जो निर्धनता की है उसको कई प्रकार से या कई प्रयासों से बहुआयामी प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है। ये हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है और ये हम आशा कर सकते हैं कि अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकते हैं और जो अन्य कारक हैं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता और निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे और ये और भी बड़े काम होंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों इस अध्याय का सारांश। दोस्तों निर्धनता के अनेक आयाम हैं, कोई एक कारण नहीं है निर्धनता के। इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है लेकिन इसके मापने के भी अलग अलग पैमाने हैं। दोस्तों निर्धनता के मुख्य वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के बारे में हमने जाना लेकिन हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण, सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है और निर्धनता के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता से विस्तार कर रहे हैं। तो व्यापक निर्धनता की अवधारणा जो है उसको दूर करने के व्यापक स्तर पर प्रयास भी किए जाने की आवश्यकता है ताकि समाज की इस असमानता और एक प्रकार से कहा जाए तो बुराई भी है, इसको समाप्त किया जाए। तो ये था दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का अध्याय निर्धनता एक चुनौती है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।